बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नाइट एडिशन के साथ मैं हूं सरवत वलीम। नाज़रीन, ज़िमनी इलेक्शन का महाज हो या फिर नए अपोजिशन लीडर्स के इंतखाब का मामला, इन इशूज से जहां पाकिस्तान की सियासत में हलचल है, वहीं खुद तहरीक इंसाफ के अंदर भी एक नई बहस छिड़ चुकी है। ये सवाल जुबान ज़द आम है कि क्या PTI की सियासी क़यादत वाकई इतनी दलेर हो गई है कि अपने ही कायद इमरान खान के फैसलों पर खुले एतराज़ उठाने लगे। उमर अयूब और शिबली फराज की नाअहली के बाद इमरान खान साहब ने कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर के लिए महमूद खान अचकज़ई जबकि सेनेट के लिए आज़म सवाती को नामजद किया, मगर इत्तलात हैं कि पार्टी के अंदर से ही इस फैसले पर उंगलियां उठाई जाने लगी हैं, जिसके बाद इन नामजदगियों पर वर्किंग को रोक दिया गया। यह जानना अहम हो गया है कि इख्तलाफात महज शख्सियात तक महदूद हैं या इसके पीछे कोई बड़ी सियासी तकसीम भी छुपी है। अहम सवाल यह भी है कि अगर इमरान खान अपना फैसला नहीं बदलते तो नामजदगियां तहरीक इंसाफ की सियासी हिकमत अमली को मजबूत करेंगी या मजीद तनाज़ात को भी जन्म देंगी। दूसरी तरफ 9 मई के केसेस में जमानत मिलने के बाद रिहाई मुमकिन है या मजीद रुकावटें आएंगी। इमरान खान साहब के सियासी मुस्तकबिल पर अब भी कई बड़े सवालिया निशान मौजूद हैं। हुकूमती ओहदेदारों का मानना है कि जमानत है, बरियत नहीं, जो PTI खुशियां मना रही है, जबकि इमरान खान साहब के वकील सलमान सफ्तर कहते हैं कि अलकादिर ट्रस्ट महज 15 मिनट का केस है और अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट को उसकी समाअत करना पड़ेगी। ये जानने की कोशिश करेंगे कि PTI इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जल्द समाअत कैसे करा सकती है, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहले ही ये वाजे कर चुकी कि ये अपीलें आइंदा साल सुनी जाएंगी। क्या जल्द समाअत के लिए PTI को एक बार फिर से मुल्क की सबसे बड़ी अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा? मैं तारुफ करा देती हूँ, हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं बैरिस्टर उमैर नियाज़ी साहब। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब, थैंक यू सो मच आपके वक्त के लिए। बैरिस्टर साहब, सबसे पहले तो ये ज़रा क्लियर कर दें कि एक तो जेल से पैगाम था खान साहब का कि हमने अपोजिशन लीडर जो है वो नेशनल असम्बली में अचकज़ई साहब को नामजद कर दिया है, तो क्यों ऐसी चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं जिसमें ऐसा लगता है कि पॉलिटिकली आप लोगों को इख्तलाफ है और शायद अचकज़ई साहब को कबूल करने के लिए PTI का एक धड़ा तैयार नहीं है? अच्छा, बुनियादी तौर पे ये तअस्सुर बिल्कुल गलत है। जो फ़ैसला इमरान खान का हो, चाहे वो बाई इलेक्शंस के हवाले से हो या इन नामज़दगियों के हवाले से हो, वो पार्टी कबूल करती है। बुनियादी तौर पे पूरे कॉन्टेक्स्ट से बहुत कन्वे शायद नहीं हो सकी, जिसकी वजह से कन्फ्यूजन हुई। इन 2 सीटों पे, लीडर ऑफ द अपोजिशन की सीटों पे उमर अयूब साहब और शिबली फराज साहब ने पेशावर हाई कोर्ट से स्टे लिया हुआ है और इनका लीगल बैटल अब इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ वहाँ चल रही है कि हमारा ये डी नोटिफिकेशन कर ही नहीं सकते थे, क्योंकि सज़ाएँ हो गई, बिल्कुल 10 साल की सज़ा हो गई। मगर 10 साल की सज़ा का मतलब ये नहीं है कि आप उसे इंटरप्रेट कर लें कि ये सज़ाएँ मॉरल टर्पिट्यूड की सज़ाएँ और बंदा डिस्क्वालीफाई हो जाए। ये इंटरप्रिटेशन किस तरह से इलेक्शन कमीशन ने कर ली बगैर सुने, इस बाबत केस चल रहा था। तो डिसाइड यही हुआ था, जो खान साहब की तरफ से इंस्ट्रक्शंस आई कि अगर कोर्ट इनके अगेंस्ट डिसाइड कर देती है या इन्हें फेवरेबल रिलीफ नहीं मिलता तो ये नामजदगियां होंगी। अब उसको इंटरप्रेट इस तरह से कर लिया गया कि शायद पॉलिटिकल कमेटी खान साहब के फैसलों के दरमियान आड़े आ गई, हालांकि इस तरह से नहीं है। अच्छा, अभी अचकज़ई साहब को ही हम फाइनल चॉइस समझेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। उमर साहब, मुझे ये बताइएगा कि क्या जो इमरान खान साहब के 9 मई के केसेस के 8 केसेस के अंदर जो उनकी ज़मानत हुई है, क्या जो उमर अयूब साहब हो गए, शिबली फराज और जो दीगर 9 मई से अंदर रिलेटेड लोग थे उनके खिलाफ फैसले आए, क्या खान साहब से मुताल्लिक आया हुआ फैसला उन लोगों के फैसलों के ऊपर असरअंदाज होने की अहलियत रखता है? देखिए, खान साहब का हुई है बेलों का फैसला, उन्हें ट्रायल कोर्ट ने सज़ाएं दी हैं, 2 मुख्तलिफ चीज़ें हैं। मगर इधर जो देखने का नुक्ता है कि बुनियादी तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने एक रिलीफ दिया है जो कि एक ATC अदालत को रिलीफ देना चाहिए था, क्योंकि खान साहब को जो रिलीफ दिया गया, बेसिकली खान साहब पे इल्ज़ाम क्या है, कंस्पिरेसी का इल्ज़ाम है। और कंस्पिरेसी के इल्ज़ाम पे ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट 3 अशखास को पहले ज़मानत दे चुकी है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर एक जुडिशल ऑर्डर है जो कि तमाम अदालतों पे बाइंडिंग है। जब एक बाइंडिंग ऑर्डर इन फील्ड था तो क्यों नहीं लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान को बेल ग्रांट की, क्यों नहीं ATC अदालत ने इमरान खान को बेल ग्रांट की? ये सवाल हैं जो कि देखने वाले हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो मुअज़्ज़ज़ जजेस हैं, ये उनके ऊपर भी तो जिम्मेदारी है कि वो जो उनके मातहत अदालतें हैं उनमें मौजूद जजेस से भी बात कर सकें, मालूम हो सके कि जब एक चीज़ तय हो चुकी तो उसके लिए इतनी ताख़ीर क्यों की गई।
नहीं देखें, मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा एक मोहतात अंदाज से चले कि इवन जो है ना मेरिट पे उधर बहस नहीं करने दी गई, क्योंकि अगर मेरिट पे बहस होती तो बहुत सारी बातें जो आप ट्रायल की बात कर रही थी वो भी चीज़ें सामने आती कि जो गवाह बनाया गया हसाम अफजल, जो इमरान खान की टेबल के नीचे से नमूदार हुआ और उसने इतनी बड़ी एक कहानी बताई कि और वो कहानी इतनी अपीलिंग थी कि उसी कहानी की बुनियाद पे ATC पहले सरगोदा कहती है कि ये झूठा तरीन गवाह है और तमाम मुल्ज़िमान बरी होते हैं, और उसके बाद 1,26वीं आईनी तरमीम के बाद एक क्या चेंज आती है कि वही ATC अदालत सज़ा कर रही है उमर अयूब को, वही ATC अदालत जो है ना फैसलाबाद में ज़रताज गुल वगैरह को सज़ा कर रही है, और वही ATC अदालत लाहौर में डॉक्टर यास्मीन राशिद वगैरह को सज़ा कर रही है। ठीक है, अब ये बताइए कि इमरान खान साहब के अगेंस्ट जो एक बहुत बड़ी दीवार हमें अदालत में नज़र आती है वो अल-कादिर ट्रस्ट केस की है, तो उसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या सोच रही है? बज़ाहिर तो बड़े पुरअज़्म नज़र आ रहे हैं, लेकिन पुरअज़्म होना काफ़ी है या आपको लगता है कि कुछ और भी आगे बढ़ के करना पड़ेगा, क्योंकि अभी मामला तो वहीं के वहीं रुके अल-कादिर की वजह से? देखें, अल-कादिर में खान साहब की सज़ा मनसूखी की भी दरख्वास्त थी। एक तो आपने अपील की बात की ना, अपील उन्होंने कहा चलें जी अपने आउट ऑफ 10 नहीं सुनेंगे, अपने ऑर्डर पे सुनेंगे, मगर देखें जहाँ एक अक्यूज़ का राइट है, एक सज़ा बनती ही नहीं है। एक ऐसे केस में इमरान खान को सज़ा दी गई है जिसका सर है ना पैर है, जो 190 मिलियन, हालांकि 190 मिलियन वो अमाउंट भी नहीं है, उसका इल्ज़ाम लगाते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट से गवर्नमेंट के अकाउंट में जा सके। इमरान खान का क्या ज़ाती फ़ायदा है? जो ट्रस्ट का इल्ज़ाम लगाते हैं वो ट्रस्ट प्रॉपर्टी है, वो इमरान खान की ज़ाती प्रॉपर्टी है, ना वो इमरान खान के बच्चों ने इनहेरिट करनी है, ना इमरान खान उस ट्रस्ट से कोई पैसे ड्रॉ कर रहे हैं, तो मतलब एक केस का सर पैर ही नहीं है। मगर क्योंकि इमरान खान को जेल में रखना मकसूद है, ये उस तरह से चला रहे हैं। जो सोचने वाली बात है PTI की लीगल टीम की, स्ट्रेटेजाइज करना है, ये तो देखें ना उन्होंने ट्रैक पे केसेस डाल दिए हैं, अगर हम इनके ट्रैक पे चलते रहेंगे तो फिर तो इसी तरह एक कन्विक्शन आप ख़त्म कराएंगे तो दूसरी आ जाएगी, तो इसके लिए सोचना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अभी प्रेशर टैक्टिक्स तो उस तरफ से इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जैसे कल से आज तक अलीमा खान साहिबा के दोनों साहबजादे जो हैं उन्हें उठा लिया गया। अभी शेरशाह के हवाले से नहीं, लेकिन शाहरेज़ के हवाले से चीज़ें हमारे सामने आई हैं। उसमें जो ATC के जज साहब हैं उन्होंने 8 रोज़ का जिस्मानी रिमांड दे दिया, और वो उसकी वजह सिर्फ इतनी है कि अभी इन्वेस्टिगेट हम करेंगे कि ये बेगुनाह है या वाकई इनका कोई किरदार है 9 मई के हवाले से। उस पर PTI क्या सोच रही है? देखें, जुल्म की इंतहा है। बुनियादी तौर पे देखें, हम तो जो सोचे क्या जज का काम नहीं है, जिस ततिमे बयान पे वो रिलाय करें उन ततिमे बयान में नाम तो पढ़ें, कौन कौन से नाम मौजूद हैं। उसमें ऐसे भी नाम मौजूद हैं जो आज वक्त के वज़ीर बैठे हुए हैं, तो उनको कौन पूछेगा? अगर आप कह रहे हैं ना कि 9 में एक हकीकत है, तो उस हकीकत को करने वाले अगर वो ततिमे बयान वाले आज किस तरह से वज़ीर बन गए? शाहरेज़ को तो आप कह रहे हैं वो 9 मई का, तो उसका तो बाकायदा फ़ोटोग्राफिक प्रूफ मौजूद है, वो चित्राल में मौजूद है। क्यों आपने उठाया? आपने उठाया इसलिए क्योंकि हलीमा खान आपको चुभ रही है, आपको वो चुभ रही है उनकी प्रेजेंस। क्यों अडयाला के बाहर वो ज़िद डाल के बैठ जाती हैं कि भाई के मिले बगैर मैंने नहीं जाना? वो क्यों अदालतों में पहुँच जाती हैं? क्यों वो कोशिश करती है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से बात करने की? ये सारी वजूहात हैं जिस बुनियाद पे जो बच्चों को उठाया गया जिनका सियासत से लेना देना ही नहीं है। ठीक है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े पुराने ऐसे लोग जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं हैं, वो इस गिरफ्तारी पर तनकीद इसलिए भी कर रहे हैं कि PTI के जिन सियासी लोगों को मौजूद होना चाहिए था अदालत में वो लोग नहीं पहुंचे। तो इस किस्म की तनकीद की रोकथाम आप कैसे करेंगे जब आपके अपने ही साथी आप लोगों के ऊपर तनकीद करते हैं? ये नेचुरल, पार्टी बहुत बड़ी है, नेचुरल आउटबर्स्ट लोगों का होता है। देखें, पार्टी के सेक्रेटरी जनरल क्या सलमान राजा साहब नहीं है, वो वहाँ मौजूद थे। अब देखें, एक रात के नोटिस पे अब देखें ना, आप कहें कि जी पेशावर से लोग लाहौर पहुँच जाएंगे। देखिए, लोग पहुँचते हैं जिधर जिधर पहुँचना होता है और पूरा बैकअप देते हैं। PTI की पूरी लीगल टीम वहाँ मौजूद थी। ये नहीं कि उन्होंने कोई प्राइवेट काउंसिल की है। जहाँ भी PTI की वजह से किसी भी वर्कर के साथ, किसी भी लीडरशिप के साथ मसला होगा, वो कला खड़े होंगे। ठीक है, अभी बाई इलेक्शंस के ऊपर आप लोगों की पॉलिटिकल कमेटी में गालिबन बात होना थी, और मंगल को मुझे याद है कि सलमान अकबर राजा साहब ने कहा था, खान साहब ने कहा पॉलिटिकल कमेटी में आप लोग आपस में फैसले कर लें। हमें ये पता था कि 2 मुख्तलिफ राय हैं, कुछ लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, कुछ लोग समझते हैं बायकॉट ही हमें करना चाहिए। तो बाई इलेक्शंस पे आप लोगों ने क्या फैसला किया? बुनियादी तौर पे खान साहब का इस पे बड़ा एक पहले वाज़ेह मौक़िफ़ आया कि PTI इलेक्शन का बायकॉट करी है, मगर इस मंगल को अली बुखारी साहब की मीटिंग हुई खान साहब से, तो उन्होंने पार्टी का मौक़िफ़ सामने रखा खान साहब के, और साथ साथ बताया कि देखें
जिस तरह से अभी फैसलाबाद में सज़ाएँ हुई हैं, आपके 18 MNAs को इस वक्त पार्लियामान से 1.5 साल के पीरियड में फारिग कर दिया गया। इसी तरह के समझे 10-12 को वो नॉकआउट कर देते हैं KPK में। तो अगर हम बाइकआउट में चले जाते हैं कल को तो KPK की गवर्नमेंट खतरे में पड़े। तो इसीलिए खान साहब ने अपना फैसला छोड़ दिया पॉलिटिकल कमेटी पे कि पॉलिटिकल कमेटी उस पर डिलिब्रेट करे। तो कल भी पॉलिटिकल कमेटी ने डिलिब्रेट किया है। उसमें मेरी आमिर डोगस साहब से बात हुई थी, हमारे चीफ विप भी हैं, उन्होंने यही कहा है कि पॉलिटिकल कमेटी ने डिसाइड किया है कि हम पूरी टूथ एंड नेल इस बाई इलेक्शन को कंटेस्ट करेंगे। अच्छा, तो आप लोगों ने अभी कुछ डिसाइड किया कि जिन फैमिलीज से लोग गए हैं उन्हीं फैमिलीज में से लोग आगे आएंगे, या आप लोग कुछ अदर कैंडिडेट्स हैं उनके ऊपर रिलाई करेंगे इन बाई इलेक्शंस के लिए? इस बारे में मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि इन्होंने कोई इसमें कोई क्राइटेरिया बनाया है या क्या किया है। ये सलमान अकरम राजा साहब से पूछा जाए तो ज़्यादा मुनासिब। ठीक है, अभी मैंने साहब एक तो पाकिस्तान के अंदर जो रैशनलाइजेशन है उसके ऊपर बात हो रही है, जो नए सूबे बनाने की बात है उसके ऊपर डेफिनेटली जब तमाम सियासी जमातें बैठेंगी, तमाम लोग सर जोड़ कर बैठेंगे, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद को इस प्रोसेस का हिस्सा बनाएगी। देखें, आईनी तरमीम बड़ा डेलिकेट मैटर होता है। आप समझें कि आप पूरे पाकिस्तान की तकदीर के साथ खेल रहे हैं। देखें, आइन एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आपका और रियासत के दरमियान एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, उसके बाद ये मार्ज़े वजूद में आता है। देखें, क्या एक तो इलेक्शन डिस्प्यूटेड है, अगर चलें इस हकीकत को भी एक साइड पे रखते हैं, क्या कोई पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान में है जो इलेक्शन में इस बात पे वोट लेके आई है कि हम नए सूबे बनाएंगे? किसी ने बात की इस पे? क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी ने अपने अवाम से इस चीज़ पे वोट लिया कि हम NFC को रिवाइज़ करेंगे? तो ये सारी बातें बेमानी हैं। देखिए, आप जब तक इस अवाम से इस चीज़ पे मैंडेट नहीं लेंगे, आप इस आइन के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी गलती क्या है कि हम पूरे आइन के खदो खाल तब्दील करने की बात कर रहे हैं। इस वक्त सिविल सुप्रीमेसी को जितना कमज़ोर करने की बात कर रहे हैं, इस चीज़ का आपको अवाम ने इख्तियार ही नहीं दिया। ठीक है, अब लेकिन इसके अंदर जो 18th अमेंडमेंट की भी हमारे सामने बैरिस्टर साहब बात आ रही है, उसमें ये है कि चूँकि NFC का भी मामला है और ये कहा जा रहा है कि NFC मशरूत होगा किसी भी सूबे की परफॉर्मेंस के साथ। खैबर पख्तूनख्वा में आप लोगों की पार्टी की गवर्नमेंट है, तो खैबर पख्तूनख्वा से गंडापुर साहब अक्सर ये बयान करते हैं कि जी NFC हमें पूरा नहीं मिलता या हमें हमारी परफॉर्मेंस के हिसाब से नहीं मिलता। तो ये जो परफॉर्मेंस का पैमाना है, इसकी जाँच कौन करेगा? इसका पैमाना क्या होगा? और असल में तो बेसिकली जो टारगेट हमें बाहिर नज़र आएगा वो तो हमें सिंध या खैबर पख्तूनख्वा ही नज़र आएगा। तो वहाँ पर आप लोगों की स्ट्रैटेजी क्या होगी? देखिए, अभी तो NFC अवार्ड जो हुआ उसमें परसेंटेजेस सूबों की तय है। देखिए, वफाक के पास तकरीबन 40% बढ़ जाता है। वो कह रहे हैं ना वाया परफॉर्मेंस ही हम तय करेंगे। देखिए, मगर इस क्राइटेरिया को करने के लिए भी देखें बहुत सारे इश्यूज हैं। सबसे पहले करने वाली क्या चीज़ है, आप प्रोविंशियल लेवल पे तो अपने कमीशंस बनाए ना। प्रोविंशियल लेवल्स पे तो फाइनेंस कमीशन फ़ाल ही नहीं है। होता क्या है, देखें, खाली परफॉर्मेंस क्या लाहौर पे पैसा लगाने से या इस्लामाबाद के पैसा लगाने से गेज होगी? देखें, सूबे का हर कंपोनेंट पैसे का हकदार है। क्या लिया की आवाम का, क्या मियाँ वाली की आवाम का हक उस पैसे पे नहीं है? आप सारे का सारा पैसा आप कहें कि हमने जो है ना लगा देना लाहौर में फ्लाई ओवर्स खड़े कर देने, तो ये भी गलत है। देखें, परफॉर्मेंस पर अगर यार्ड स्टिक बनाए तो फिर हर पॉपुलेशन के हर स्टेक होल्डर का उसमें ड्यू शेयर होना चाहिए। जब तक डाउनवर्ड्स आप डेवोल्यूशन नहीं करेंगे, लोकल गवर्नमेंट का सेटअप नहीं बनाएंगे, उसको एम्पावर नहीं करेंगे, ये वाले कोई भी क्राइटेरिया नहीं चल सकेगा। ठीक है, लेकिन बेसिकली तो वो कह रहे हैं ना कि मतलब आपने कहा कि ये एक जो डॉक्यूमेंट है इसको छेड़ना तो इतना आसान नहीं होगा, लेकिन जो खबरें हैं, जो मुख्तलिफ ज़राए से चीज़ें आ रही हैं, उसमें तो यही है कि बार्स के इलेक्शन के बाद ये छेड़छाड़ तो होगी और डेफिनेटली अगर गवर्नमेंट छेड़छाड़ करना चाहेगी तो आपको पता है कि वो अप्रूव भी होगी और उसके ऊपर काम भी शुरू हो जाएगा। फिर PTI क्या करेगी? सड़क पे आएंगे, एहतजाज करेंगे, हुकूमत के लिए रास्ता तंग करेंगे, क्या करेंगे? 26वीं आईनी तरमीम पे हमारा मौक़िफ़ था, हम किसी भी आईनी तरमीम का हिस्सा नहीं बनेंगे, क्योंकि देखें ना इस पार्लियामान के पास मैंडेट है, और जब मैंडेट नहीं है तो इस तरह की छेड़छाड़ नहीं हो सकती। देखिए, बहुत सारी वो करेंगे। देखें, बहुत सारी अच्छी चीज़ भी हर टाइम पे की जाए वो गले पड़ जाती हैं। देखें, ये टाइम नहीं है। और कोई भी देखें सूबा अगर आप तकसीम करना भी चाह रहे हैं, देखें पहले अपनी मईशत को तो पैरों पे खड़ा करें। देखें, ये बड़े डेलिकेट सब्जेक्ट्स हैं। वो कह रहे हैं मईशत आप पे खड़े नहीं होने दे रहे, आप लोग रोज़ाना एहतजाज करते हैं, इन्वेस्टर को आप आने से रोक रहे हैं, पाकिस्तान के हालात आपने ज़बूं हाल कर दिए, तो ना इन्वेस्टर आता है ना पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतर होगी। देखें,
अगर इमरान खान का दौर उठा लें, मतलब मोटे मोटे फिगर मैं वो नहीं रिपीट करता कि जी हम 6% पे छोड़ के गए। आप देखें कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इमरान खान के दौर में 18% कंट्रीब्यूट कर रहा था टू जीडीपी। जो ओपोजिशन में थे वो सारा साल सड़क पे भी तो नहीं थे। नहीं, अभी किस तरह से, मतलब हमने कोई फैक्ट्रियों के रास्ते बंद किए हुए हैं। देखें ओवरऑल इश्यूज कुछ और हैं। देखें बाहर का इन्वेस्टर बड़ा समझदार होता है। अब वो आप कहें ना, अगर आप किसी अरबी को भी देख रहे हैं तो अरबी इन्वेस्टर अपने फैसले नहीं करता, उसके आगे से हार्वर्ड के पढ़े हुए ग्रेजुएट्स उन्होंने रखे हैं, वो पूरी कैलकुलेशन करते हैं कि मैंने अगर आज जो है ना $200 मिलियन पाकिस्तान में लेके जाने हैं तो 5 साल बाद क्या मेरा $200 मिलियन 250 बनेगा कि नहीं बनेगा। नहीं, वो चार्ट पे बताते हैं कि नहीं, ये डेप्रीशिएट करके आपका $200 मिलियन 170 भी नहीं रहेगा। तो ऐसी सूरत हाल में कौन पागल इधर इन्वेस्ट करेगा। देखें ये माहौल बनाने के लिए खाली आप कहें कॉस्मेटिक चेंजेस से नहीं होगा। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी। आप कहें कि जी हम एक जमात को जिसने सबसे ज़्यादा वोट लिए हैं उसको दीवार पे लगाएंगे, उसके लीडर को बंद करके रखेंगे, उसकी मुलाकातों को सेंसर करके रखेंगे और मुल्क में तरक्की आ जाए। ऐसा तो नहीं हो सकता। बिल्कुल दुरुस्त आपने कहा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बैरिस्टर उमर नियाज़ साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, आप लोग हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से हम खुशामदेद कहेंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत एक बार फिर से अदालत के कटहरे में खड़ी नजर आती है। जानना ये होगा कि क्या वाकई इमरान खान को 9 मई के केसेस में जमानत मिलने के बाद रिहाई भी मिल सकेगी, या ये सब एक सियासी खेल है, एक ऐसा खेल जिसमें कभी एक मुकदमा, कभी दूसरा और कभी पुरानी फाइलें झाड़ पोंछ करके दोबारा से सामने लाई जाती हैं ताकि सियासी मुखालिफ जेल से बाहर ना आ सके। 9 मई के केसेस में जमानत मिलने पर पीटीआई शादियां तो बजा रही है, लेकिन हुकूमती मौक़िफ़ यह है कि यह सिर्फ जमानत है, बरियत नहीं है कि खुशियां मनाई जाएं। यहां हकीकत यह भी है कि इमरान खान की रिहाई के लिए यह जमानतें काफी नहीं, क्योंकि 190 मिलियन पाउंड का केस अब भी पीटीआई के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जिसमें इमरान खान को 14 साल की सजा हो चुकी है। इमरान खान के वकील का मानना है कि यह सिर्फ 15 मिनट का केस है और अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट को यह केस जल्द सुनना पड़ेगा। मगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहले यह वाजे कर चुकी कि इमरान खान की अपीलों की समाअत आइंदा साल होगी। यानी अदालती पॉलिसी साज कमेटी भी ये कह चुकी कि केसेस और अपीलें फाइल होने के हिसाब से केसेस पर समाअत होगी। तो क्या इसका मतलब यह है कि इमरान खान साहब के लिए फौरी रिलीफ का कोई भी इम्कान मौजूद नहीं? अलकादे ट्रस्ट केस को जल्द लगवाने के लिए पीटीआई के पास क्या कानूनी ऑप्शंस हैं? क्या बड़ी अदालत का जमानत का फैसला लोअर कोर्ट्स में जारी ट्रायल को मुतासिर कर सकता है? ये खदशात किस हद तक जायज हैं कि अगर अलकादे ट्रस्ट केस में इमरान खान को मिलता है तो रिहाई फिर भी मुश्किल होगी, क्योंकि पाकिस्तान की सियासी तारीख ऐसे वाकयात से भरी पड़ी है कि जैसे ही रिलीफ मिलता है तो फिर कोई नया केस, नया रेफरेंस, कोई नया इल्जाम इसे लगाकर नई गिरफ्तारी भी डाल दी जाती है। इमरान खान साहब पर तो वैसे भी दर्जनों केसेस हैं, तो उनकी रिहाई वाकई इतनी आसान है जितनी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बयान कर रही है? इसी पर बात करने के लिए स्टूडियोज में हमारे मौजूद मेहमान मौजूद हैं। मैं उनका तारुफ करा देती हूँ। माहिर कानून रियासत अली आज़ाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बेहद शुक्रिया रियासत अली आज़ाद साहब, थैंक यू सो मच। पहले तो ये मुअम्मा हल करें आप कि कल से शादियाने हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, कि लो जी खान साहब बरी होने जा रहे हैं, जमानत उनकी हो गई है, ज़बरदस्त फैसला आ गया है। जमानत और बरियत के दरमियान अभी भी कितना फासला बाकी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरवत, ये जो बेल है, मैं पहले इसके चूँकि सादे लफ्ज़ों में अवाम भी आपका प्रोग्राम बहुत देखती है, तो मैं उस हवाले से सादे लफ्ज़ों में उसको बताता हूँ कि ज़मानत जो है इसके 2 एस्पेक्ट्स हैं। एक में तो जो लॉयर्स कम्युनिटी उसका इम्प्रेशन है कि जब बेल हो जाए किसी केस में तो इसका मतलब है कि एक बहुत बड़ा डेंट उस केस में पड़ गया। एक ये है। जो बेल का कॉन्सेप्ट है वो डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट होता है, वो सवाबदीद होती है। कोर्ट ये कोई इतनी बड़ी तोप नहीं है कि बेल मिल गई है तो इक्विटल भी हो जाएगी। एक ये इसका इंप्रेशन है। लेकिन ये चूंकि टेंटेटिव असेसमेंट होती है, ये नीचे ट्रायल कोर्ट के ऊपर इसकी फाइंडिंग बाइंडिंग नहीं होती। इससे ये नहीं होता कि ट्रायल प्रिजुडिस हो जाए। बाज़ का जो जज बेल देते हैं, जजेस साहबान या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या नीचे कोई कोर्ट बेल देती, तो वो नीचे लिख देते हैं
अच्छा, एक लाइन के इससे ये टेंटेटिव असेसमेंट है, इससे ट्रायल जो है वो प्रिजुडिस नहीं होगा। अच्छा। तो उसकी वो उस तरह से कोई नहीं। लेकिन अगर पीटीआई वाले ये खुश हो रहे हैं, ठीक है, उनको एक रिलीफ जरूर मिला है, 8 केसेस के अंदर उनको जमानत मिली, एक ब्रेक थ्रू है उनके लिए। लेकिन ये एक आय वाश है मेरी जाती राय में। क्यों? इसलिए कि चूंकि सरवत बेल के लिए तो ला ये कि 3 से 7 दिन में आपने डिसाइड करनी बेल। तो ये जो 8 मई वाला जमानतों का केस है, कितने अरसे से सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग था, क्यों नहीं हुआ? इससे एक इंप्रेशन ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना आजाद अदलिया होने का एक इंप्रेशन दिया। अच्छा, एक ये उसका एस्पेक्ट है, एक ये है। है। जमानत कोई बड़ी इतनी चीज नहीं है। ये तो सवाल इतने अरसे से लटका हुआ ये सारा मामला। सरवत एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आपको भी पता लग जाएगा, मुझे भी और मेरी अवाम को भी पता लगेगा। कैसे? अगर अल कादर ट्रस्ट केस जो है, अगर ये फिक्स हो जाता है और उसमें 426 की दरखास्त जो ज़ाब्ता फौजदारी की है, हाँ। अगर वो मंजूर हो जाती है और सजा सस्पेंड हो जाती है, तो मैं समझता हूं कि ये एक बहुत बड़ा आप अगर क्यों कह रहे हैं? अगर क्यों कह रहे हैं? ये तो 15 मिनट का केस है, पीटीआई कह रही है। लेकिन सरवत, अगर ऐसा होता तो ये केस भी साहब। फिक्स हो जाता। अव्वल तो ये केस फिक्स नहीं होना, और अगर फिक्स होगा तो इमरान खान को इन्होंने रिलीफ नहीं देना। और मेरी जाती राय में ये केस अभी फिक्स होने नहीं। और इनकी आपने सवाल किया कि क्या ऑप्शन है? ऑप्शन तो जो चीफ जस्टिस है, यहाँ पे कमेटी, जैसे सुप्रीम कोर्ट की कमेटी है ना, 191A आर्टिकल के तहत कि वहां पे 3 जजेस बैठ के कमेटी और केस फिक्स करते हैं। तो यहाँ पे मास्टर ऑफ द रोस्टर जो है वो चीफ जस्टिस है, खुद ही है। तो जिसको लाहौर से लाया है और इसी पर्पज के लिए लाया है। एक झल्ली मखलूक तो नहीं है कि उनको पता नहीं चलेगा। आपको मैं हमेशा बड़ा एक मुस्बत सोच का हामिल समझती हूँ। माज़रत के साथ मुझे बड़ी मायूसी हुई है, आप सुप्रीम कोर्ट से आने वाले रिलीफ के ऊपर पीटीआई वालों को मायूस कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं अलकादिर 15 मिनट का केस है, लगवा के छोड़ेंगे जल्दी। और इसमें भी खान साहब सरवत 2 बातें, एक केस फिक्स करवाना और एक है 15 मिनट वाली बात। ये 2 अलग बातें। अच्छा, मेरी भी राय ये है कि उस केस के अंदर जान नहीं है, ये मेरी भी जाती राय है। वो 5 मिनट की भी गेम नहीं है। अच्छा, उस केस के अंदर अगर आप मियां गुल हसन साहब की जजमेंट, जिसके अंदर अल कादर में इमरान खान को बेल दी थी, जमानत दी थी, सिर्फ वो जो 4 सवाल थे ना, उन्होंने पूछे कि बताएं इमरान खान ने इसके अंदर क्या रॉन्गफुल लॉस और क्या रॉन्गफुल गेन किया, जो सेक्शन 24 है पीपीसी का। दूसरी उन्होंने कहा कि ये बताएं कि क्या ये जो ट्रस्ट है ये इमरान खान के मरने की सूरत में उसके वारसों को ट्रांसफर हो। उन्होंने कहा नहीं होगा। फिर उन्होंने कहा उन्होंने इससे गेन क्या किया। तीसरा उन्होंने कहा कि जो वहां पे लोग पढ़ रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, उनसे क्या उन्होंने फीसें को बेनिफिट ले रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने कहा तो फिर ऑफेंस क्या? उन्होंने कहा पैसे कहाँ, कहते अकाउंट में पड़े। भाई तो ऑफेंस क्या हुआ? मेरी जाती राय में भी इस केस में जान नहीं है, मैं क्लियर हूं। लेकिन सवाल ये है कि वो कहते हैं ना कि हु विल बेल द कैट, कि ये केस फिक्स कौन करवाएगा और उसमें रिलीफ कौन लेके देगा। ये मुहिमा है जो पीटीआई वाले, जो हमारे दोस्त हैं, इस इंप्रेशन में कि वहां जमानतों की जमानत, तो ये वो जमानतें थी, इन्हें ट्रायल कोर्ट से हो जाना चाहिए था, हाई कोर्ट से भी रिजेक्ट, ट्रायल कोर्ट से भी रिजेक्ट। वकीला की नाअहली है। मैं ये नहीं, मैं समझता हूं कि आजाद अदलिया का ना होना इसके अंदर जो है ना इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आजाद अदलिया, आजाद मंच, डेयरिंग, अपराइट जजेस होते तो ट्रायल कोर्ट में भी ये जमानत बनती थी, सुप्रीम कोर्ट तक इसको आने नहीं चाहिए। आपकी सोच क्यों पीटीआई वाली हो गई है, जिसमें वो ये कहते हैं ना 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 रियासत अली साहब, वो ये कह रहे हैं जब हमें हर अदालत से नो द क्रिमिनल लॉ, हर अदालत से रिलीफ मिलेगा तो एक सेकंड सरवत, आप भी ये मेरी बात सुने सरवत, बात सुने। लॉ ये कहता है कि एक्यूज्ड इज द फेवरेट लवली चाइल्ड ऑफ लॉ, every law shall be stretched in the favor of the accused। कोई भी डेंट एंड डाउट होगा, बेनिफिट ऑफ डाउट होगा, दैट विल गो टू दी एक्यूज। अब क्यों नहीं नजर आ रहा है? इसलिए मैं कहता हूं कि उसका देखिए जिस एविडेंस के ऊपर इनको ट्रायल कोर्ट ने सजाएं दी हैं, 109 के अंदर इमरान खान के ऊपर एलिगेशन कि इन्होंने उसकी वो मनसूबाबंदी की है। जुल्फकार अली भुट्टो शहीद का एक केस है, आज वो किसी अदालत में आप पेश करें, जज अपने वेट के साथ उठा के वो ना जजमेंट समेत वो उस वकील को मार दे कि आप कौन सी जजमेंट लेके आए हो। वो भी जजमेंट इसी अदलिया की थी जिन्होंने जुल्फकार अली भुट्टो शहीद को फांसी दी थी, लेकिन 40 साल बाद उसको 186 के तहत उन्होंने उसको उठा के रद्दी के टुकड़े में फेंक दिया। तो ये 109 बियॉन्ड इमेजिनेशन है कि आप उसको कैसे साबित करेंगे। तो मेरी जाती राय में, बीइंग स्टूडेंट ऑफ लॉ,
मैं कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी से मेरा तल्लक नहीं, मैं बतौर स्टूडेंट ऑफ लॉ ये गुफ्तगू कर रहा हूं, मैं रोज फौजदारी केसेस में पेश होता हूं। मतलब आप ये कह रहे हैं पीटीआई के वकील सही लड़ रहे हैं, लेकिन जहां पर लड़ाई हो रही है वहां पर दुरुस्तगी नहीं है। मेरिट पे ये अगर सुनती तो इस केस में बिल्कुल कोई जान नहीं थी। आई एम वेरी मच क्लियर। मतलब आप भी ये देखें, ये वकूआ जो हुआ गलत हुआ, जो भी जिसने किया है, जिसके खिलाफ एविडेंस है, आप उसको सजा दें। हाँ, लेकिन इनके खिलाफ अगर एविडेंस है तो फिर है ना, अब देखें इन केसेस में तो नीचे चलान ही नहीं सबमिट हुआ, जो सेक्शन 173 सीआरपीसी कहता है विद इन 14 डेज कंप्लीट और इनकम्प्लीट चलान पुलिस इज बाउंड टू सबमिट इन द ट्रायल कोर्ट। तो वो आज तक 2 साल हो गए, ट्रायल नहीं है उसका। तो इसका मतलब है कि उनके पास शायद मुमकिन है, इसमें आजादी थी, जमानत थी, बरियत होनी थी, मगर जो इंसाफ अब मिला वो ताखीर से मिला। आप ये कह ऑफ कोर्स जब आपका 14 दिन के अंदर आने वाला वो जो चलान है वो ही नहीं आया, आपकी रिपोर्ट ही आपने सबमिट नहीं की, इसका मतलब है मैं इसके एक इंप्रेशन ये ले सकता हूं, कि उनके पास एविडेंस नहीं, इसलिए चलान नहीं दाखिल कर रहे। ये भी हो सकता है ना कि why they are kept mum and silent since 2 years that they have not submitted the report under section 173 मैं आपके सामने इसी से रिलेटेड एक और चीज, इमरान खान साहब की हमशीरा के दोनों साहबजादे उठाए गए। आज उनका जो बेड़ा वाला बेटा है उसको एटीसी में पेश किया। अच्छा, मैं बड़े सादा अल्फाज में, मैं साकिब बशीर साहब को कोट कर देती हूँ, उन्होंने बड़े सादा अल्फाज में एक चीज़ बयान की। उन्होंने कहा जज साहब ने जो कहा, जो 8 रोज़ का जिस्मानी रिमांड उस बच्चे का दिया गया, उसमें उन्होंने कहा कि अगरचे मुलजिम के वकील ने बताया कि शारेज 9 मई को लाहौर में नहीं था, इसके बावजूद इन्वेस्टिगेशन में ही तय होगा कि मुलजिम बेगुनाह है या इसने जुर्म किया है। जब अदालतों के अंदर जजेस को यह बयान कर दिया गया सबूतों के साथ कि नहीं था वो बच्चा लाहौर में, तो फिर भी इन्वेस्टिगेशन क्यों रिक्वायर्ड है? ये आप लोगों की अदालतें हैं, आप लोग वकला हैं। हम तो 26वीं तरमीम के खिलाफ वाले वकला हैं। तो फिर हम तो 26वीं तरमीम के खिलाफ वाले वकला हैं। हम आजाद अदलिया, आजाद मंश जजेस के कायल हैं। लेकिन उसके बावजूद 26वीं तरमीम के तहत अदालतें भी चल रही हैं। आप लोगों के केसेस एक बात बड़ी क्लियर है, इस मुल्क के अंदर अदलिया आजाद नहीं है। मैं कैटेगरिकली ये बात कर रहा हूं। मैं रोज पेश होता हूं, मैं बड़े बड़े केसेस में रिमांड पे भी पेश होता हूं, और मुझे पता है कि कैसे वो रिमांड होते हैं। मुझे पता है, मैं उन केसेस में वकील हूं। ठीक है, छोड़ दे इसको। अब इसका 8 दिन का रिमांड दे दिया है बकौल आपके। जो 167 सीआरपीसी है ना, फिजिकल रिमांड, वो बाय पीस ऑफ मील दिया जाता है, 2 दिन 3 दिन का। आपने 8 दिन के लिए उठा के दे दिया। वो कह रहे 30 दिन मांग रहे थे, हमने 8 दिन दिया। नहीं देखें, जो बात है ना बाय पीस ऑफ मील है, और फिर मैकेनिकल मैनर में फिजिकल रिमांड नहीं दिया जा सकता। फिर उनकी जो रिक्वेस्ट रिमांड है उसको कोर्ट देखेगी कि फॉर व्हाट पर्पस द फिजिकल कस्टडी ऑफ दिस एक्यूज इज रिक्वायर्ड। वो स्पेसिफिकली कोर्ट के सामने सवाल होगा, भाई उससे क्या बरामद करना है। 8 दिन 1898 का सीआरपीसी है। उस वक्त लोग पैदल सफर करते थे, कॉमन पेन नहीं होती थी, कांटे दरख्तों से लगा के पेपर जोड़ते थे। आज तो आप चांद पे पहुंच गए हो। जो आपने 14 दिनों में तफ्तीश करनी थी, अब आपको 14 घंटे के अंदर वो करनी है, चूंकि यू हैव बीन इक्विप्ड विद लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। और इन्वेस्टिगेशन है क्या? इन्वेस्टिगेशन है कलेक्शन ऑफ एविडेंस। ये जो आपने 8 दिन का रिमांड दिया है, दैट इज एक्सट्रैक्शन ऑफ एविडेंस। आप पाकिस्तान की पुलिस के हवाले हाथी कर दें और उनको कह दें कि आपने उसको शेर साबित करना। हाथी खुद ना आके कहे कि मैं शेर हूं तो मेरा नाम बदल देना। क्या बात कर रही? ये जो हमारे यहाँ मोड ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, मैं फिर से ये कह रहा हूं कि मैंने 28 साल प्रैक्टिस की और फौजदारी, मुझे पता है कि लोगों के साथ रिमांड पे क्या होता है। यहां पे पुलिस ऐसे भी करती रही कि कई मुलजमान ऐसे जिनको रात 4 पाई दी और उससे 50-50 हजार रुपए रात 4 पाई देने के भी लिए। आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग क्या हम आवाज उठा सकते हैं, हम कलम वाले हैं, आवाज वाले हैं, हम कलम भी उठाते हैं, आवाज भी उठाते हैं। हमें है हुक्म अज़ां, हम वो दे रहे हैं। बाकी क्या होता है, सारी जिम्मेदारी हमारी काले कोड वालों की नहीं। ठीक है, वो बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन जिस 26वीं तरमीम पे रियासत अली आज़ाद साहब आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उस तरमीम के ऊपर आकर आप लोगों ने क्या कर लिया? देखिए, उसमें भी 2 असल मामला तो यही है ना। बिल्कुल दुरुस्त है। देखिए, हमारे यहाँ वकला में भी डिवीजन है। इस दफा जब मुशर्रफ की तहरीक थी तो एक तरफ सारी पॉलिटिकल पार्टीज एक तरफ थी, वकला सारे एक तरफ थे। आज जो इक्तदार में बैठी पॉलिटिकल पार्टी, जो उनसे एफिलिएटेड वकला है, वो उस साइड पे है।
जो नहीं उनसे एफिलिएटेड वो इस साइड पे खड़े। तो ये हमारे अंदर डिवीजन, इसको हम मानते हैं। ये डिवीजन देखिए, कभी वकला एक मैं के हमेशा डिवीजन ये क्यों है? कहता हूं कि जो काला कोट है ना, उसकी पॉलिटिकल पार्टी काला कोट होनी चाहिए, उसकी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं। जहां आइन और कानून की बात होगी, काले कोट वाले की बुनियादी जिम्मेदारी है कि वो वहां पे काले कोट और रूल ऑफ लॉ, अपलिफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, डेमोक्रेसी, सिविल सुप्रीमेसी, उसके लिए आवाज बुलंद करना, यह अव्वलीन फर्ज है काले कोट का। मैं समझता हूं कि मैं अपनी जात की हद तक तो ये मैं कह सकता हूं, बाकी मेरे दोस्तों का अपनी एक राय है, मैं उनके ऊपर इम्पोज नहीं कर सकता, ये उनकी अपनी पर्सनल सोच है कि वो क्या उनकी राय भी करते हैं। ठीक है। अब आप मुझे बताएं कि पिछले कुछ दिनों से 18वीं तरमीम के ऊपर बड़ा शोर हुआ है, उसके ऊपर कुछ छेड़छाड़ की बात हो रही है, कुछ तब्दीलियां आएंगी। इस छेड़छाड़ को आप और आपके साथी वकला कैसे देख रहे देखिए, मैं तो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के हक में हूं, हैं? अच्छा, लेकिन साथ मैं ये भी नहीं कहता कि आप वफाक को बिल्कुल मफलूज कर दें। बैलेंस ऑफ पावर होनी चाहिए ठीक है। बिटवीन फेडरल और दूसरे प्रोविंशियल जो है सूबाई हुकूमतें, उनके दरमियान बैलेंस ऑफ पावर होनी चाहिए। ये नहीं है कि एक यहाँ और एक वहाँ हो, एक यहाँ और, तो ये निज़ाम नहीं चल सकता। मैं समझता हूँ कि 18वीं तरमीम एक बेहतरीन तरमीम थी, जिसके अंदर सूबों को अख्तियारात दिए गए। अगर आप सारा कुछ लेके अपने पास ले आएंगे तो उससे मेरा ख्याल है कि सूबों को पहले भी तहफ़्फ़ुज़ात है तो वो ज़्यादा बढ़ जाएंगे। लेकिन ये आपको नहीं लगता कि नेशनल पॉलिसी जितनी भी बनती है वो विफाक की सतह पर बनती है और विफाक के ऊपर बर्डन कहीं ज़्यादा बढ़ जाता है एनएफसी फंड्स और ये सारे मामलात को निपटाने के बाद? तो इसलिए एक तो रैशनलाइजेशन की बात हो रही है, नए सूबे बनाने की बात हो रही है, उसके ऊपर बहस चल रही है, और दूसरा ये है कि एनएफसी को लेके और इस तरह के जो कानूनी मामलात हैं उनको लेके गवर्नमेंट हमें किसी और सतह पे नजर आ रही है, प्रोविंशियल जो गवर्नमेंट्स हैं वो किसी और सतह पे नजर आ रही हैं। सरवत, पहले 18वीं तरमीम से पहले 3 लिस्ट ऑफ लेजिस्लेशन थी। एक थी फेडरल लिस्ट ऑफ लेजिस्लेशन, दूसरी थी सूबाई लिस्ट ऑफ लेजिस्लेशन और तीसरी थी कंकरेंट लिस्ट ऑफ लेजिस्लेशन, यानी एक सूबाई, एक वफाकी और एक जिस पे दोनों सूबाई और वफाकी का। लेकिन जहां पे कंट्राडिक्शन आ जाएगी, एक दूसरे से टकराव आएगा, तो वहां पे जो फेडरल लेजिस्लेशन थी वो प्रिवेल करती थी। बाय विर्चू ऑफ 18th अमेंडमेंट वो खत्म कर देगी। अब 2 ही हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर आप सूबे ज्यादा बनाएंगे तो आपकी एडमिनिस्ट्रेशन बेहतर होगी। अगर आप जितने ज्यादा सूबे बनाएंगे आपका कंट्रोल उतना बेहतर होगा और लोगों के अंदर जो महरूमियां हैं, जो एहसास महरूमी, उसमें कमी आएगी। लोगों को बहुत सारे तफावत हैं, हालांकि करता कोई है भरता कोई है। Exactly. आप पंजाब के साथ देखें, जो अवाम है पंजाब की वो सारे लोगों से मोहब्बत करती है। वो केपी से आए वो वेलकम कहते हैं, वो सिंध से आए वो वेलकम कहते हैं, वो बलोचिस्तान से आए वेलकम कहते हैं। लेकिन वहां के कुछ लोगों को, आप जैसे बलोचिस्तान है, वो पंजाब से उनको क्यों है, हालांकि पंजाब के लोगों का उससे कोई ताल्लुक नहीं है। चूंकि वो सूबा बड़ा है तो उनके ज़हन में शायद ये इंप्रेशन जाता है कि सारा वसाइल ही वहां पे चले जाते हैं, सारे वहां पे जा रहे हैं। तो इन तहफ़्फ़ुज़ात को अगर आप दूर करें, बलोचिस्तान हमारा सबसे बड़ा सूबा है, वहां पे यूनिवर्सिटियां होनी चाहिए, मोटरवेज होने चाहिए, मेडिकल कॉलेज होने चाहिए, वहाँ लोगों को फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, वहाँ पे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस बेहतर होने चाहिए। उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको दूर करना चाहिए, उनको सीने से लगाना चाहिए और उनको ये एहसास दिलाना होगा कि ये हमारे सर का ताज है, माथे का झूमर है और हमारी गले की माला है। ये उन बलोचों को और उन लोगों को आपने ये बताना है, दोनों चीज़ों को। जैसे वहाँ पे है, अगर कोई टेररिस्ट है तो उसको अलग ट्रीट करें, और अगर कोई दूसरा पुरअमन मुहब्बे वतन बलोच तो आप उसको, लेकिन जब आप कोई करते, कोई वहां पे एक्शन करते तो उसके अंदर डिस्टिंक्शन करना और डिस्टिंग्विश करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब एक आखिरी सवाल है मेरा रियासत अली आज़ाद साहब, मुझे ये बताइए, मैं बगैर किसी नंबर गेम के आपके सामने ये चीज़ रख देती हूँ, अगर मजीद अब कोई कानून के अंदर छेड़छाड़ मुमकिन तौर पर की जाती है या जिसकी बाज़गश्त हम सुन रहे हैं, आप समझ रहे हैं मेरी बात को, तो उस कानूनी छेड़छाड़ के चक्कर में आप अकेले रियासत अली आज़ाद साहब का यहाँ पे मिनारा रहेगा रोशन, या आपके साथ दीगर और मिनारे भी खड़े होंगे जो इस चीज़ पर उन जगहों पे जाएंगे या उन लोगों को रोकेंगे जो कानून को अपनी मर्जी से तोड़ मरोड़ रहे हैं? देखिए, 2 बातें। हुकूमत ने मौक़िफ़ दे दिया। इसाक डार साहब का मैं पढ़ रहा था, उन्होंने कहा कि जी 26वीं हज़म कर रहे हैं तो 27वीं की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसका मतलब है कि वो हमारे वाली बात को सेकंड कर रहे हैं कि हम कहते थे कि ये गलत है।
हजम करने की बात है ना, तो इसका मतलब है कि जो हम कह रहे थे वो ठीक कह रहे थे। और अगर अब कोई ऐसी चीज आती है तो मेरी जाती राय में उनको भी अपोज करना चाहिए। हम तो पहले ही कर रहे हैं और हम तो उसके हक में नहीं है। चूंकि देखिए, आपने 26वीं तरमीम से आइन का जो स्ट्रक्चर था, जो बुनियादी ढांचा था, वो आपने वो कर दिया, वो कोलैप्स कर गया है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का स्ट्रक्चर खत्म हो गया, सेपरेशन ऑफ पावर, वो जो ट्राइकॉटमी ऑफ पावर थी, वो सारी थ्योरीज जो है ना बाय वर्च्यू ऑफ 26th अमेंडमेंट, वो तो मुझे नजर ही नहीं आती। अब तो जुल्फकार अली भुट्टो का आईना दूरबीन लगा के देखना पड़ता है कि वो कहां रह गया है। अच्छा, अब तो 26वीं तरमीम में एक नया आईना आ गया। एक झलकी में आखिरी तौर पे आपको दिखा देती हूँ। वो जो सीनियर सहाफी तज्जियाकार है मोहम्मद मालिक साहब, बड़े मोहतरम है हमारे, उन्होंने कहा है कि बार के इलेक्शन के बाद कोई छेड़छाड़ होगी। तो क्या वजह है बार के इलेक्शन के बाद छेड़छाड़ क्यों होगी? ये मेला फाइडी है। मेला फाइडी क्या है कि अगर उससे पहले करेंगे तो जो हुकूमत से एफिलिएटेड जितने कैंडिडेट्स होंगे वुगला उनको धो के रख देंगे बाय विर्चू ऑफ वोट की ताकत से। इसलिए वो वेट कर रहे हैं कि पहले हम इलेक्शन का अपना वो मामला गुजर जाए, उसके बाद फिर हम करेंगे। लेकिन वुकला जो है ना, ये बहुत इस चीज को समझते हैं और समझदार हैं, इतने झल्ले नहीं है। दे कैन अंडरस्टैंड कि व्हाट इज इंटेंट ऑफ द गवर्नमेंट इन फ्यूचर, व्हाट दे आर गोइंग टू डू। बेसिकली वो अपनी चॉइस के साथ कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं इसको एक्सेप्ट करें। देखिए, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, लेजिस्लेशन वो सरवत होती है विच इज मेड फॉर द वेलफेयर ऑफ द जनरल पब्लिक। ये वो लेजिस्लेशन है जो अपनी हुकूमत को, अपने इक्तदार को तवालत देने के लिए, उसको महफूज हाथों में रखने के लिए। ये कौन सी लेजिस्लेशन है? मुझे एक बिल उठा के बताएं पार्लियामेंट ने जो पास किया और जो फॉर द वेलफेयर ऑफ सरवत हो, बीइंग अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, फॉर रियासत अली आजाद हो, बीइंग अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। मैं ब्रेक की तरफ जा रही हूं, लेकिन रियासत अली आजाद साहब, गवर्नमेंट अपने तौर पे जो कुछ भी कर रही हो, चाहे अपनी जाती मुफाद के लिए, लेकिन वकला जो कर रहे हैं वो बाय चॉइस कर रहे हैं, उनके ऊपर कोई दबाव नहीं। मुल्क की बात करते, आइन की बात करते, कानून की बात करते, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ की बात करते, रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, उसके साथ ही खड़े हैं। गवर्नमेंट भी यही सारी बातें करती है। वो भी आई जमहूरियत और कानून बालादस्त की बात करते हैं। में सरवत आपको नजर आ जाए। चलिए, मैं जरा एक ब्रेक की तरफ जा रही हूं। बहुत शुक्रिया रियासत अली आजाद साहब हमारे साथ मौजूद थे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, रोशनियों का शहर कराची, वहां पर होने वाली मानसून की बारिशों ने 15 साल से इख्तिदार में मौजूद पीपल्स पार्टी की हुकूमत की कारकर्दगी पर कई सवालात उठा दिए हैं। बारिश तो थम गई, मगर तनकीद जारी है कि शहर की शाहराहें अब भी पानी में डूबी हैं। कराची जैसे पाकिस्तान के इकनॉमिक हब जिसे कहा जाता है, वहां पर इन बारिशों से जहां करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ, वहीं पर कई कीमती जानें भी गईं। आज मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने बारिश से होने वाली तकलीफ और नुकसानात पर कराची के शहरियों से माजरत तो कर ली, मगर जानना यह है कि बारिश के दौरान जो जानी और माली नुकसान हुआ उसका अजाला कौन करेगा? क्या लोगों की जिंदगियां इतनी सस्ती हैं कि उन्हें हर साल बारिश के रहमो करम पर छोड़ दिया जाए? कराची में बारिश के दौरान होने वाले नुकसानात ने पीपल्स पार्टी और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को भी आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया है। MQM के रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार ने जहां पर इस शहर को आफत ज़दा करार देने और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब से मुस्ताफी होने का मुतालिबा किया, वहीं पर सिंध हुकूमत ये मानती है कि MQM की शिकायत वज़ीर आज़म से है, मगर वो अपना गुस्सा सिंध हुकूमत पर निकाल रहे हैं। जाती शिकवे को सियासी एजेंडे में बदलना डॉक्टर फारूक सत्तार की पुरानी रिवायत है। ख्वाजा इज़हारुल हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया ख्वाजा इज़हारुल हसन साहब, शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ये बताइएगा ख्वाजा साहब, इस वक्त शहर में एक आफत है, 2 दिन की बारिश ने तबाही तकरीबन मचा रखी है, पानी है निकलने का नाम नहीं ले रहा। आप लोगों की पार्टी ने सीधा सीधा मेयर कराची से मुस्ताफी होने का मुतालिबा कर दिया है, तो ये मौका आपको दुरुस्त लगता है मुनासबत के लिहाज से? देखिए, मैं समझता हूँ फारूक भाई ने इस्तीफे का मुतालबा जरूर किया है, लेकिन ये मसला सिर्फ मेयर का नहीं है, ये तो मसला पूरी सिंध हुकूमत का है, चीफ मिनिस्टर का है, वजीर बल्दियात का है। अफसोस की बात यह कि हमारे यहाँ सिस्टम रहे है, हमारे यहाँ गैर कानूनी इमारतों का सिस्टम रहे, जमीनों के कब्जों का सिस्टम रहे, पठारे लगने का सिस्टम रहे, कचरे के ऊपर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड जो कि $170 पर टन से ज्यादा पैसे दे रहा है कचरा उठाने के लिए, और पीढ़ी का 8 साल से डॉलरों में पेमेंट हो रही है। अब डॉलर आप $300 का हो जाएगा तो वो भी भुगतना है।
तो समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार प्रॉब्लम किधर है। प्रॉब्लम यहाँ है कि इस शहर में सिर्फ 100 मिलीमीटर बारिश पड़ जाए, 150 मिलीमीटर बारिश पड़ जाए, जो शहर 350 अरब रुपए सूबाई हुकूमत को सिविल स्टेशन सर्विसेज पे देता है, लेकिन उसको सर्विसेज मुहैया नहीं है। मेरे पास सर्विसेज है मरनी, मोबाइल छीनने से मर जाऊं, डंपर के नीचे जाके मर जाऊं, गर्मी हो जाए तो मर जाऊं, पानी हो तो मर जाऊं, पानी ना हो तो मर जाऊं, बिजली हो तो मर जाए, बिजली ना हो तो मर जाए। तो ये सिविल स्टेशन सर्विस जो 350 अरब रुपए हैं, ये सर्विसेज मुझे मिल रही है। जबकि इसके बरखिलाफ इस्लामाबाद में 600 मिलीमीटर कम अज कम बारिश होती है, 800 भी होती है, और वो 15 अरब रुपए सिविल स्टेशन सर्विसेज में देते हैं। माशाल्लाह, आप देखने इतना सा इस्लामाबाद और इतना बड़ा कराची जो माशी हद है, तो जिम्मेदारी हुकूमत की है। ये कहना कि हमारे पास तो मेयर अभी आया है, तो वजीर आला अब तक डे केयर सेंटर चला रहे थे। पिछले 18 साल की हुकूमत है, आपके पास किस बात का इंतजार करते 40 करोड़ रुपए साल में 2 नालों की सफाई के लिए रिलीज करते हैं। कहाँ जाते हैं? इस शहर में 15,000 टन कचरा रोज उठने के बजाय, जिसमें से 10,000 टन रोज जलता है, जल के नालों में जाता है। किधर है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, किधर है वो जाम चाकर रोड लैंडफिल साइड है जिसके ख्वाब आपने देखे। लेकिन ख्वाजा साहब, ये जो आप बात कर रहे हैं इसके अंदर हमने देखा कि सारा का सारा जोर तो पीपल्स पार्टी पे चल रहा है, लेकिन 2023 के बाद तो पीपल्स पार्टी जो कुछ कर रही है उसके साथ साथ जमाते इस्लामी का भी किरदार है। अब जमाते इस्लामी को भी वो अब तक 27 अरब दे चुके हैं, चाहे वो इसको डिनाई कर रहे हैं, लेकिन जिम्मेदारी तो दोनों तरफ की बनती है। तो सारी बैशिंग का रुख पीपल्स पार्टी की तरफ क्यों है सर? लेकिन पीपल्स पार्टी की तरफ रुख इसलिए है कि कराची के निजाम को तबाह किया गया है एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से। सबसे पहले तो नाकारा लोकल गवर्नमेंट, जिसका हमने बाइकआउट किया। जमात इस्लामी तो ये कहती थी ना कि विश होना चाहिए, विल होना चाहिए। वसीम अख्तर साहब ले हम आएंगे तो काम करेंगे, तो करें ना काम। 2 ये कमरों से बाहर नहीं निकले, 40 साल अब सड़कों पे मुजाहरे करके सड़ गए। आप 2 साल से कमरों से बाहर ही निकल रहे हैं, ठंडे कमरों से। करें ना आप, आप करें तो जरूरत नहीं है कि आप अपने टाउन के फंड से काम करें। एक मेन होल गटर नहीं बना सकते। पीपल्स पार्टी को इल्जाम क्यों दे रहा हूँ? देखिए, इस शहर का निजाम तबाह किया गया। पहले था ये ताकतवर एक मेट्रोपॉलिटन सिटी। इस एक मेट्रोपॉलिटन सिटी में नाकारा लोकल गवर्नमेंट लाए, बिल्डिंग कंट्रोल अलग कर दिया, केडी अलग कर दिया, एलडी अलग कर दिया, गोटाबाद, कच्ची आबादी, डीसी, ये सब के सब जमीनों पे कब्जे करने में मुलव्वस हैं अपनी अपनी तरह से। इस वजह से यहाँ पर शहर को मेट्रोपॉलिटन के बजाय ये सबसे बड़ी कच्ची आबादी का शहर बन गया है, जिसको आप गांव कह सकते हैं, गोट कह सकते हैं। फिर आप ये बताएं कि ये 7 डीएमसी बनाए आपने, मेयर साहब तो 12% के मेयर रह गए। कोई डीएमसी मेयर के अंडर नहीं है, कोई डीएमसी एक दूसरे से कोऑर्डिनेट नहीं कर रही। हर डीएमसी के अंदर आपने टाउन बना दिए डेवोल्यूशन के नाम पर। ऐसे टाउन्स का क्या फायदा जो ना आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं? यानी किमाड़ी में 2 जमात इस्लामी के हैं, 2 पीपल्स पार्टी के हैं, 4 किसी और जमात, और आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। ये किस किस्म का मजाक इस शहर के साथ किया है? अगर काम करते जैसे लाहौर में, कोयटा में, पेशावर में है, इस्लामाबाद में है, तो 1 विंडो ऑपरेशन होता है। तो पीपल्स पार्टी को इसलिए वो शुरुआत ठहराते हैं कि निजाम इन्होंने बिगाड़ा है, निजाम इन्होंने बनाया है। ठीक है, लेकिन ख्वाजा साहब, क्या वजह है कि आप कराची की, अगर हम सिंध की बात करें तो सबसे ज़्यादा सियासत एमक्यूएम ने की है। एमक्यूएम इसकी रगों से बड़ी अच्छी तरह से वाकिफ़ है, लेकिन इसके बावजूद विफाक के साथ आकर बैठना तो यकीनी तौर पे समझ आता है, लेकिन सूबाई सतह पर मुकम्मल तौर पे लाताल्लुक़ हो जाना, किसी भी चीज़ के अंदर पार्टिसिपेट ना करना, तो आपको नहीं लगता कि एमक्यूएम की ये गलती थी और कराची हो या सिंध हो, उसकी आवाम जो है इसका खुमियाजा भुगत रही है? देखिए, हमने बाइकआउट आपको बता के किया। मैंने ये भी कहा वसीम अख्तर साहब के दौर में भुगतना, अदालत भी भुगती है, सुप्रीम कोर्ट भी भुगता है। हम अगर दोबारा इस निजाम का हिस्सा बनते, वसीम अख्तर साहब की जगह का कोई नहीं होता, तो उससे ज्यादा हमारी जगह सही होती। आज हो रही है ना सबकी। मुर्तजा वहाब साहब के पास चीफ मिनिस्टर है, वजीर बल्दियात हैं। वसीम अख्तर के पास तो वजीर बल्दियात नहीं थे, वसीम अख्तर के तो चीफ मिनिस्टर भी नहीं थे, वसीम अख्तर तो के गवर्नर भी नहीं थे। तो मुर्तजा वहाब साहब के पास तो सब कुछ है ना, सदर पाकिस्तान से लेकर 18वीं तरमीम से लेकर सब कुछ। एमक्यूएम का ताल्लुक इसलिए हुई है, एमक्यूएम सूबाई में है, कौमी में है,
इस बल्दियाती निज़ाम में अगर ये राइज रहेगा तो इनके भी ठीक है, ठीक है। अब एक आखिरी सवाल है ख्वाजा साहब, वो सवाल का जवाब मैं चाह रही हूँ ज़रा आप मुफस्सल दें। तो आपको क्या लगता है कि इस वक्त जो एक आफत आई हुई है 2 दिन की बारिश से, बदकिस्मती है हमारी कि हम किसी रहमत को जहमत में तब्दील होने देते हैं, क्या सिर्फ इस्तीफ़ा ही इसका एक वाहिद हल है या फौरी तौर पे कुछ और भी मुमकिन तौर पे हो सकता है इस्तीफे से हट के? देखिए, इस्तीफा तो इसलिए मांगा जाता है कि कोई हादसा हो तो उसकी अल्टीमेट, चाहे रेलवे का हो चाहे इंडस्ट्री का हो, हमारा हुआ ना दिया ना, तो जो जिम्मेदार होता है महकमा होता है जिस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, यकीनन उससे इस्तीफा मांगा जाता है। लेकिन ये बात दुरुस्त है, मुर्तजा चले जाएंगे, इर्तजा आ जाएंगे, इर्तजा चले जाएंगे, जब्बार आ जाएंगे, सत्तार आ जाएंगे, निजाम तो पीपल्स पार्टी का ही रहेगा। तो हल इस कराची का ये कि इसे एक ताकतवर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन बनाए। इस शहर के अंदर 21 मल्टीपल एजेंसियां हैं, इन सबको एक जगह पर बैठकर एक बोर्ड बनाना चाहिए कराची का, ताकि कोऑर्डिनेटेड रहे ये शहर। अगर केपीटी, पोर्ट कासिम, सिविल एविएशन ये सब आपस में राब्ते में नहीं है, ना शहरी हुकूमत से राब्ते में, कराची कंटोनमेंट, क्लिफ्टन कंटोनमेंट, डीएचए, मलिक कंटोनमेंट, फैसल कंटोनमेंट ये राब्ते में नहीं है फेडरल से और सिविक एजेंसी से। मुर्तज़ा साहब 32% के मेयर हैं, जिसमें से 12% के वो रह चुके हैं, बाकी उन्होंने डीएमसी बना दिए, उनमें टाउन बना दिए। तो इस शहर को मजबूत करें, एक कोऑर्डिनेटेड मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन करें, ताकि दुनिया में जैसे दिल्ली है, बम्बई में है, टोक्यो में है, पूरी दुनिया के फाइनेंशियल कैपिटल्स में वन मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन होता है। इस तरह शहर पूरी दुनिया में कहीं नहीं होता जो स्ट्रक्चर पीपल्स पार्टी ने बनाया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स सो मच। ख़ारुल हसन साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपके वक्त के लिए शुक्रिया। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।